हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इकोनॉमिक्स का चैप्टर करेंगे, थ्योरी ऑफ डिमांड, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और जब आप 12th में जाते हो या फिर आप इकोनॉमिक्स में अगर खुद कहीं पे भी, चाहे आप हायर एजुकेशन के लिए जाते हो, तो भी ये डिमांड चैप्टर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये these are the topic which we are going to cover in this video. The first concept is what is demand, कि डिमांड होती क्या है एक्चुअली में, एंड क्वांटिटी डिमांड क्या होती है। उसके बाद हम डिमांड शेड्यूल पढ़ेंगे, इंडिविजुअल भी और मार्केट भी, डिमांड कर्व, डिमांड फंक्शन, लॉ ऑफ डिमांड, exceptional cases, movement, shift, cross price effect, relationship between income and demand, and impact, taste and preferences. These are the topic which we are going to cover in this video. So let's start with what is demand. Demand क्या होती है? The definition of demand is it is stated to the different possible quantity to be purchased of different possible price of a commodity. मतलब एक कमोडिटी जो होती है उसके डिफरेंट प्राइसेस पे आप कितनी क्वांटिटी को परचेज करोगे, तो उसी को ही हम क्या बोलते हैं, डिमांड बोलते हैं। जैसे अगर कोई भी कमोडिटी है, उसका प्राइस अगर ज़्यादा होता है तो आप क्वांटिटी कम परचेज करना प्रेफर करते हो। तो सेम वही जो डिमांड है हमें सेम वही चीज़ बताती है कि आप डिफरेंट प्राइसेस में जो कमोडिटी होती है, कमोडिटी की कितनी क्वांटिटीज़ को परचेज करते हो, उसी को ही हम डिमांड बोलते हैं। सो सेकंड कंसेप्ट हो जाता है आपका क्वांटिटी डिमांडेड। क्वांटिटी डिमांडेड बेसिकली आपको बताती है कि आप कितनी क्वांटिटी परचेज करते हो। जैसे कि 10 रुपीज़ में आप 50 यूनिट्स परचेज करते हो, देन 20 रुपीज़ में आप 80 यूनिट्स परचेज करते हो। तो वही होती है क्वांटिटी डिमांडेड, कि आप एक मतलब कि कितनी स्पेसिफिक क्वांटिटी को आप परचेज करते हो एक स्पेसिफिक प्राइस पे, उसी को ही हम बोलते हैं क्वांटिटी डिमांडेड। उसके बाद हम बात करते हैं डिमांड शेड्यूल। अगर आपसे पूछा जाता है डिमांड शेड्यूल के बारे में, तो शेड्यूल का मतलब होता है जब आप किसी भी चीज़ को एक टेबल की फॉर्म में प्रेजेंट करते हो, उसी को ही हम क्या बोलते हैं, शेड्यूल। अब यहाँ पे हम इंडिविजुअल बेस पे अलग डिमांड शेड्यूल को स्टडी करते हैं, और मार्केट बेस पे हम डिफरेंट डिमांड शेड्यूल को क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। सो बेसिकली जो आपका इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल है, इट इज़ अ टेबल शोइंग वेरियस क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी ऑफ एन इंडिविजुअल बायर इज़ रेडी टू बाय एट अ डिफरेंट प्राइजेस, कि एक इंडिविजुअल डिफरेंट प्राइजेस में कितनी कमोडिटी को बाई करने के लिए रेडी है। जब आप इस चीज़ को एक टेबल के थ्रू प्रेजेंट करते हो तो हमारा इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल बन जाता है। और मार्केट डिमांड शेड्यूल भी सेम वही होता है, बट आप यहाँ पे क्या करते हो, वेरियस इंडिविजुअल को ले लेते हो। जैसे कि हम अगर मार्केट में 10 इंडिविजुअल्स हैं, तो आप उन 10 इंडिविजुअल्स के एडिशन से जो आप एक टेबल प्रिपेयर करते हो, उसी को ही हम बोलते हैं डिमांड, मार्केट डिमांड शेड्यूल। तो जैसे कि इसका जो डेफिनेशन है वो हो जाएगी, टेबल शोइंग वेरियस quantity of a commodity which all buyer in the market are ready to buy at different prices is known as market demand schedule. तो शेड्यूल तो क्लियर हो गया आपको कि इंडिविजुअल और मार्केट डिमांड शेड्यूल, यानी कि जब आप किसी इंडिविजुअल पर्सन को जब आप किसी टेबल के थ्रू प्राइस एंड डिमांड को शो कर रहे हो, दैट इज इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। एंड मार्केट डिमांड शेड्यूल व्हेन मार्केट में जितने भी बायर्स हैं, जब आप उनके सबमिशन को ऐड करके एक टेबल रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो वो आपका बन जाता है मार्केट डिमांड शेड्यूल। उसके बाद हमारा दूसरा कंसेप्ट है डिमांड कर्व। डिमांड कर्व क्या होता है? डिमांड कर्व इट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल। जब आप डिमांड शेड्यूल को रिप्रेजेंट करते हो एक ग्राफिकल मैनर में, तो वो आपका इंडिविजुअल डिमांड कर्व या फिर मार्केट डिमांड कर्व बन जाता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंडिविजुअल डिमांड कर्व। इंडिविजुअल डिमांड कर्व इज़ अ कर्व showing different quantities of commodity that an individual buyer is ready to buy at different possible prices. So मतलब different prices पे, फॉर एग्जांपल ये आपका डिमांड कर्व है इस तरीके का, और यहाँ पे आप डिफरेंट प्राइजेस पे जो एक इंडिविजुअल पर्सन है वो क्या क्वांटिटीज़ को क्या कर रहा है, परचेज कर रहा है। जैसे कि यहाँ पे प्राइस 5 रुपीज़ है, तो वो इतनी क्वांटिटीज़ को परचेज कर रहा है, और जब यहाँ पे प्राइसेस बढ़ के 10 रुपीज़ हो जाते हैं, तो वो अपनी क्वांटिटीज़ को क्या कर देता है, डिक्रीज़ कर देता है। ये तो एक इंडिविजुअल का है, एक पर्सन का है, ठीक है। जब एक पर्सन बेसिकली डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस में अपने जो डिमांड कर्व है या डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस पे कितनी क्वांटिटीज़ को
परचेज़ करता है उसको जब हम एक ग्राफ के मैनर में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो हमारा इंडिविजुअल डिमांड कर्व बन जाता है। उसके बाद आता है हमारा मार्केट डिमांड कर्व। मार्केट डिमांड कर्व यानी कि मार्केट में जितने भी इंडिविजुअल प्रेजेंट हैं, आप सभी इंडिविजुअल को जब ऐड करते हो, ठीक है, सभी के ऐड को जब आप करते हो तो वो कितनी डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस में कितनी क्वांटिटीज़ को परचेज़ करने के लिए रेडी हैं, उसी को ही हम क्या बोलते हैं, उसी को ही हम बोलते हैं मार्केट डिमांड शेड्यूल। जैसे कि ए पर्सन का हो गया, सिमिलरली ये आपका बी पर्सन का हो गया जो डिफरेंट प्राइसेस में डिफरेंट क्वांटिटीज़ को परचेज़ कर रहा है। और जब आप इन दोनों को ऐड कर लोगे, जैसे कि ये ए पर्सन का डिमांड कर्व है, ये बी पर्सन का डिमांड कर्व है, जब आप इन दोनों को ही ऐड कर लोगे तो ये आपका डिमांड कर्व बनेगा ए प्लस बी दोनों का ही। तो ये दोनों आपके सिंपल हो गए आपके इंडिविजुअल डिमांड कर्व और ये आपका हो गया मार्केट डिमांड कर्व। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं डिमांड फंक्शंस की। अब तो बेसिकली हमारा जो डिमांड फंक्शन है इसको हम इंडिविजुअल बेसिस पे भी पढ़ते हैं और मार्केट बेसिस पे भी पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिमांड फंक्शन इन इंडिविजुअल केस। इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन। सो इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन में जो सबसे पहली चीज़ आ जाती है वो आ जाती है प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी। यानी कि मान लो कि मार्केट में जब आप किसी कमोडिटी को परचेज़ कर रहे हो, तो जब आप मार्केट में किसी चीज़ को या फिर किसी कमोडिटी को परचेज़ करते हो तो उसके प्राइसेस पर डिपेंड करता है कि आप कितनी डिमांड करोगे। जैसे मान लो कि आप मार्केट में बात करते हो किसी बुक की, तो आप अगर किसी बुक को परचेज़ कर रहे हो, अगर उस बुक का प्राइस बहुत ज़्यादा है तो आप उसकी कम क्वांटिटीज़ को परचेज़ करोगे, और अगर उसकी प्राइसेस कम हैं तो आप उसकी ज़्यादा क्वांटिटीज़ को परचेज़ करोगे। ठीक है, ये जो बुक है ये आपकी नेसेसरी में इंक्लूड नहीं करेंगे हम, ठीक है, इसको समझने के लिए। उसके बाद हमारा जो सेकेंड फंक्शन हो जाता है वो हो जाता है आपका प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। रिलेटेड गुड्स बेसिकली जो होते हैं ये आपके टू टाइप्स के होते हैं। एक तो होते हैं आपके सब्सटीट्यूट और दूसरे होते हैं आपके कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो सब्सटीट्यूट गुड्स बेसिकली वो गुड्स होते हैं जो आप एक दूसरे की जगह क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो, यानी कि एक्सचेंज करके आप चीज़ों को यूज़ कर सकते हो और वो आपको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देते हैं। जैसे कि टी एंड कॉफ़ी। जैसे टी, अगर टी के प्राइसेस बहुत ज़्यादा अगर हो जाते हैं मार्केट में तो आप सिंपली कॉफ़ी पे मूव कर जाते हो, और जब आप कॉफ़ी पीते हो और कॉफ़ी के प्राइसेस ज़्यादा हो जाते हैं तो आप सिंपली टी पे मूव कर जाते हो। ये तो होते हैं आपके सब्सटीट्यूट गुड जिनको क्या करते हो आप, जिनको आप एक्सचेंज करके यूज़ कर सकते हो। उसके बाद सेकेंड आ जाता है आपका कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स यानी कि जिनको आप एक साथ यूज़ करते हो। जैसे कि आपका हो गया कार एंड पेट्रोल। विदाउट पेट्रोल आपकी जो कार है वो रन नहीं होगी, और आपका मतलब जब आपके पास कार नहीं होगी तो पेट्रोल का कोई भी यूज़ नहीं होगा। सो बेसिकली कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो होती हैं विच वी यूज़ टुगेदर। अगर यहाँ पे पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो आप कार की डिमांड को भी क्या कर देते हो, कम कर देते हो। तो रिलेटेड गुड्स की प्राइसेस पे भी डिपेंड करता है कि आप कितनी डिमांड करना चाहते हो या करोगे। उसके बाद थर्ड आपका हो जाता है इनकम। इकोनॉमिक्स में इनकम को हम वाई से रिप्रेजेंट करते हैं बेसिकली। तो इनकम पे भी डिपेंड करता है। अगर आपकी इनकम बहुत ज़्यादा है तो ऑब्वियसली आप अपनी डिमांड भी बहुत ज़्यादा करोगे, और अगर आपकी इनकम कम हो जाती है तो आप अपनी डिमांड को भी क्या कर देते हो, रिड्यूस कर देते हो। उसके बाद नेक्स्ट आपका आ जाता है टेस्ट एंड प्रेफरेंस। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आपके टेस्ट पे डिपेंड करती हैं, जैसे कि फ़ैशन, क्लाइमेट। अगर कोई चीज़ फ़ैशन में चल रही है तो आप लोग उसको क्या करते हो, ज़्यादा उसकी डिमांड करते हो, और कोई चीज़ अगर फ़ैशन में नहीं है तो आप उसकी डिमांड को सिंपली क्या कर देते हो, रिड्यूस कर देते हो। टेस्ट पे भी डिपेंड करता है, उसके अलावा क्लाइमेट पे भी डिपेंड करता है कि आप चीज़ों की डिमांड को इंक्रीज़ करोगे या फिर डिक्रीज़ करोगे। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इकोनॉमी में, क्योंकि जब कभी भी आपको ऐसा लगता है ना कि मार्केट में इस कमोडिटी की या फिर इस गुड की डिमांड जो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाली है, तो आप क्या करोगे, प्राइसेस बढ़ने वाले हैं तो आप क्या करोगे, आज उनकी डिमांड क्या करोगे, बढ़ा दोगे, ताकि फ्यूचर में जब उनके प्राइस राइज हो जाए तो आपको खरीदने की ज़रूरत ना पड़े। जैसे कि सिंपली ऐसा बहुत बार होता है, जैसे टमाटर और प्याज मार्केट में जब आप देखते हो तो मार्केट में जब आपकी पेरेंट्स को पता होता है ना कि भाई टमाटर के जो प्राइसेस हैं वो इंक्रीज़ होने वाले हैं, तो सिंपली वो क्या करते हैं, अभी से स्टॉक में रख लेते हैं अपने पास, और जब प्राइसेस राइज हो जाते हैं तो उनको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये जो 5 बेसिकली आपके डिमांड फंक्शन हैं ये हम इंडिविजुअल बेसिस पर करते हैं। और जब हम इसको मार्केट डिमांड फंक्शन को जब हम यहाँ पे स्टडी करते हैं तो वहाँ पे ये 5 कंपोनेंट्स तो आते ही हैं, जैसे
जैसे कि आपका प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी हो गया, ठीक है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स हो गया, उसके अलावा आपकी इनकम हो गया, ठीक है, इनकम के बाद आपकी एक्सपेक्टेशन हो गई, उसके बाद आपके टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस हो गए। ये 5 तो आते हैं, इसके साथ 2 चीज़ें और ऐड हो जाती है। एक तो होता है आपका पॉपुलेशन आप बोल सकते हो, और दूसरा हो जाता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। सो यहाँ पे क्या होता है कि जब आप यहाँ पे बात करते हो पॉपुलेशन की, तो जब मार्केट में या फिर हमारे इकोनॉमी में जब बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेशन होती है तो हम यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड को भी इंक्रीज़ कर देते हैं, और जब हमारी पॉपुलेशन कम होती है तो हम डिमांड को भी क्या करते हैं, कम करते हैं। सेकेंड हो जाता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। तो जब हमारी इकोनॉमी में इक्वालिटी होती है, यानी कि हम जो रिच सेक्शन है, रिच सेक्शन से अगर जो गवर्नमेंट है वो अगर उनसे ज़्यादा टैक्सेस लेती है और सब्सिडीज़ पुअर सेक्शन को देती है या उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती है, तो इस तरीके से वो लोग भी क्या करते हैं, वो लोग भी मार्केट में अपनी डिमांड को बढ़ा देते हैं। तो जब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है इनकम का सोसाइटी में, तो डिमांड यहाँ पे क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। और अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल है, इफ़ इट इज़ नॉट इक्वल, तो उस सिचुएशन में जो डिमांड होगी गुड्स एंड कमोडिटी की, वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। इसके बाद हम नेक्स्ट कंसेप्ट करते हैं विच इज़ लॉ ऑफ डिमांड। तो लॉ ऑफ डिमांड में आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ समझ लीजिए, लॉ ऑफ डिमांड हमें बोलता है अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट। अदर थिंग यानी कि जैसे कि जब हम लॉ ऑफ डिमांड को स्टडी करते हैं तो हम वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्राइसेस के बिहाफ पे ही करते हैं, हमें वहाँ पे अदर चीज़ों को नहीं देखना होता, जैसे कि प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, पॉपुलेशन, इन सारी चीज़ें, ये जो सारी चीज़ें होती हैं ये आपकी कांस्टेंट रहती है वाइल रीडिंग द लॉ ऑफ डिमांड। तो लॉ ऑफ डिमांड आपको बोलते हैं अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट, वेन एवर प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेज डिमांड गोज डाउन और वाइसा वर्सा। यानी कि आपकी इकनॉमी में जब कभी भी किसी भी कमोडिटी की प्राइसेस इंक्रीज़ होती हैं तो उस सिचुएशन में आप उनके डिमांड को क्या कर देते हैं, डिक्रीज़ कर देते हैं। और जब आपकी मार्केट में किसी भी कमोडिटी की प्राइस डिक्रीज़ है तो आप उनकी डिमांड को क्या कर देते हैं, इंक्रीज़ कर देते हैं। यही आपका लॉ ऑफ डिमांड कहता है। बट यहाँ पे कुछ चीज़ें कॉन्स्टेंट रहती हैं, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ, रिलेटेड गुड्स की प्राइजेस हो गई, एंड उसके अलावा टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस हो गया, एक्सपेक्टेशन हो गई, इनकम हो गया, पॉपुलेशन हो गया। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपके यहाँ पे क्या मानी जाती है, कांस्टेंट मानी जाती है, जिनको आप यहाँ पे अजम्पशंस मान के चल सकते हो। अब उसके बाद हम देखते हैं लॉ ऑफ डिमांड में आप क्या बनाते हो। सबसे पहले आप टेबल बनाओगे जिसको आप बोलते हो डिमांड शेड्यूल। जैसे कि मान लो किसी भी कमोडिटी की प्राइस पहले 10 रुपीज़ है, फिर 9 रुपीज़ है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में आप उनकी जो डिमांड है, ठीक है, क्वान्टिटी क्या करोगे आप, ठीक है। तो आपने जब 10 रुपीज़ प्राइजेस थे तो मान लो आपने क्या किया, उस टाइम पे 100 यूनिट्स को की डिमांड करी, और जब प्राइजेस डिक्रीज़ हो गए तो आपने इस यूनिट को क्या कर लिया, बढ़ा दिया। तो आपने 120 क्वांटिटीज़ की क्या करी, डिमांड करी। इसी को ही हम अगर ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं तो हमने पढ़ा था, जब हम शेड्यूल को अपने ग्राफ में दिखाते हैं तो वो हमारा हो जाता है डिमांड कर्व। तो यहाँ पे सिमिलरली यहाँ पे मान के चलिए ये आपका 9 है और ये आपका क्या है, 10 है। सिंपली आप यहाँ पे भी मान के चलिए 20-20 का गैप, ठीक है, ठीक है, ये सिंपली है। अब तो यहाँ पे जब आपके प्राइजेस क्या थे, 10 रुपीज़ थे, तो उस टाइम पे आप 100 क्वांटिटीज़ की डिमांड कर रहे थे, और जब प्राइस 9 रुपीज़ हुए तो उस टाइम पे आपने क्या करा, 120 क्वांटिटीज़ की डिमांड करी। तो सिंपली ये आपका क्या बन जाएगा, डिमांड कर्व, जब आप प्रॉपरली बनाओगे। तो अगर आप प्रॉपर डेटा लेके बनाओगे तो प्रॉपर आपका जो डिमांड कर्व है वो प्रॉपर इस तरीके से बनेगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है डिमांड कर्व। और अजम्पशंस इसकी होती हैं कि टेस्ट एंड प्रेफरेंस जो है आपके वो कॉन्स्टेंट रहेंगे, और जो इनकम है, इनकम में कोई भी चेंज नहीं आएगा, रिलेटेड गुड में कोई भी चेंज नहीं आएगा, और जो कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशन है वो क्या रहेंगी, कांस्टेंट रहेंगी। ये सारी की सारी इस जो लॉ है, इस लॉ की क्या है, अजम्पशंस हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट कंसेप्ट आ जाता है एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड हर जगह पे फेल नहीं, मतलब हर जगह पे अप्लाई नहीं होता, कहीं कहीं पे ये फेल भी हो जाता है। जैसे आपको पता है कि लॉ ऑफ डिमांड बोलता है कि जब कभी भी किसी भी कमोडिटी की प्राइसेस इंक्रीज़ होती हैं तो आप उनकी डिमांड को क्या कर देते हैं, डिक्रीज़ कर देते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे भी जब आपकी प्राइस किसी कमोडिटी की इंक्रीज़ होती है तो आप उसकी डिमांड भी अगर इंक्रीज़ हो जाएगी तो वहाँ पे जो लॉ ऑफ डिमांड है वो आपका क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो ऐसी कौन कौन सी गुड्स होती हैं, सबसे पहले तो होती है आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन, जो प्रोफेसर वेबलेन ने दी थी। उन्होंने क्लियरली इस चीज़ को मेंशन किया था कि जब कभी भी किसी भी चीज़ की प्राइसेस जो होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाती है तो लोग अपनी डिमांड को भी इंक्रीज़ कर देते हैं, क्योंकि वो अपनी सोसाइटी में एक स्टेटस जो होता है उस स्टेटस को मेनटेन करके रखना चाहते हैं। तो इसीलिए इन सिचुएशन में जितने भी प्राइसेस
ज़्यादा होंगी उतनी ही उनकी डिमांड भी क्या होती है, ज़्यादा होती है। उसके बाद सेकंड आ जाता है आपका गिफिन गुड्स। गिफिन गुड्स बेसिकली होती हैं आपकी जो मोटा अनाज होता है, जैसे कि आपका बाजरा वगैरह हो गया। तो जब कभी भी इनकी इकनॉमी में इनकी जो प्राइजेज़ होती हैं, ये प्राइजेज़ इनकी जब भी इंक्रीज़ होती है तो इनकी जो मतलब इनकी प्राइजेज़ अगर इंक्रीज़ होती है तो इस सिचुएशन में आप इनकी डिमांड को भी क्या कर देते हो, इंक्रीज़ कर देते हो, क्योंकि इनकी क्वालिटीज़ अच्छी नहीं होती, ये बैड क्वालिटीज़ की गुड्स होती हैं। बट जब कभी भी इनका प्राइस इकोनॉमी में इंक्रीज़ होता है तो बेसिकली कंज्यूमर्स को लगता है कि इनकी क्वालिटीज़ इंप्रूव हुई है, इसी वजह से इनके जो प्राइजेस हैं वो भी क्या हो गए हैं, मार्केट में इंक्रीज़ हो गए हैं। इस वजह से ये इनकी डिमांड को भी क्या कर देते हैं, इंक्रीज़ कर देते हैं। थर्ड आपका आ जाता है रैशनल जजमेंट्स। इरैशनल जजमेंट यानी कि जब आप जजमेंट करते हो बट आप प्रॉपर प्रूफ्स के साथ नहीं करते। एग्जाम्पल के लिए 2 ट्यूशन्स हैं, एक ट्यूशन्स आपकी पर मंथ की 500 रुपीज़ ले रहा है और जो दूसरा ट्यूशन है वो आपका पर मंथ 1000 रुपीज़ 500 रुपीज़ ट्यूशन फ़ीस है और यहाँ पे पर मंथ की 1000 रुपीज़ ट्यूशन फ़ीस है। तो आपके जो पेरेंट्स हैं ना वो यहाँ पे रैशनल जजमेंट करेंगे, वो बोलेंगे कि जो 1000 रुपीज़ ले रहा है ज़रूरी अच्छी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा होगा, इसी वजह से इनकी जो फ़ीस है ये बहुत ज़्यादा है। इसी वजह से हम यहाँ पे प्राइसेस ज़्यादा होने पे हम इनकी डिमांड भी ज़्यादा करते हैं, यानी कि इन ट्यूशन्स को ज्वाइन करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो यहाँ पे भी हमारा लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, फेल होता है। तो 3 केसेस हैं जहाँ पे आपका लॉ ऑफ डिमांड फेल होता है। सबसे पहला हो जाता है आपकी गिफिन गुड्स, दूसरी हो जाती है आपकी रैशनल जजमेंट एंड तीसरी हो जाती है आपकी आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन। आई होप कि आपको ये केस भी समझ में आया होगा। इसके बाद जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और बहुत ही ज़्यादा ईजी है, हम उसको समझने की कोशिश करेंगे, विच इज़ शिफ्ट एंड मूवमेंट, जो कि हमारा होता है शिफ्ट एंड मूवमेंट। अब तो बेसिकली ना यहाँ पे 2 चीज़ें होती है। शिफ्ट यानी कि जब आप एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाते हो तो वो आपकी शिफ्ट होती है। मूवमेंट यानी कि जब आप अपनी ही जगह पे मूव कर रहे होते हो तो वो आपकी किस चीज़ को शो करती है, मूवमेंट को शो करती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे मूवमेंट। तो हम यहाँ पे मूवमेंट को 2 तरीके से पढ़ते हैं, एक तो होता है आपका एक्सटेंशन और दूसरा होता है आपका कॉन्ट्रैक्शन। सो एक्सटेंशन बेसिकली तब आपके इकोनॉमी में आता है जब कभी भी किसी भी कमोडिटी के प्राइसेस डिक्रीज हो जाते हैं और आप उनकी डिमांड को क्या कर देते हैं, इंक्रीज़ कर देते हैं, तो उस सिचुएशन को हम बोलते हैं एक्सटेंशन। अगर हम इसको शो करेंगे डिमांड कर्व में तो इस तरीके से शो करेंगे। देखिए यहाँ पे पहले प्राइजेस क्या थे, प्राइजेस पहले यहाँ पे 10 रुपीज़ थे, तो आपने यहाँ पे 5 क्वांटिटीज़ को परचेज़ किया, लेकिन जब इसके प्राइसेस कम हो गए, 10 रुपीज़ से 5 रुपीज़ हो गए, तो आपने इसकी 10 क्वांटिटीज़ को क्या कर लिया, परचेज़ कर लिया। इट मीन्स कोई डिमांड कर्व जो है वो इस तरीके से बन रहा है। सो इट इज़ एक्सटेंशन, ये आपकी एक्सटेंशन होती है। और दूसरा होता है आपका कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन के केस में क्या होता है कि जब कभी भी प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीज होती है तो आप उसकी डिमांड को क्या कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं। अगर हम इसको कर्व में बनाएंगे तो सिंपली इस तरीके से बनाएंगे, जैसे पहले आपके प्राइजेस क्या थी, 5 रुपीज़ थी, तो आपने 10 क्वांटिटीज़ को क्या किया, परचेज किया, लेकिन प्राइसेस यहाँ पे बढ़ के क्या हो गए, 10 रुपये हो गए और आपने यहाँ पे 5 क्वांटिटीज़ को परचेज किया। इट मीन्स कि आपका जो डिमांड कर्व है ये इस तरीके से बनेगा जो कि ऊपर की तरफ को जाएगा। तो इसी को ही हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, जिसको हिंदी में बोलते हैं मांग का संकुचन और इसको हम बोलते हैं मांग में विस्तार। इसके बाद हम पढ़ते हैं शिफ्ट को, ठीक है। जो अब यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखना कि जो मूवमेंट होती है इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ प्राइस में चेंज आ रहा है। प्राइसेस में चेंज होने की वजह से जो आपकी डिमांड है, डिमांड में भी क्या आ रहा है, इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है, यानी कि चेंज आ रहा है, तो उसी को ही हम मूवमेंट बोलते हैं। बट शिफ्ट को भी हम क्या करते हैं, टू टाइप्स में हम इसको स्टडी करते हैं। एक तो होता है आपका इंक्रीज इन डिमांड और दूसरा होता है आपका डिक्रीज इन डिमांड। तो इंक्रीज इन डिमांड यानी कि जब मार्केट में क्या है, मार्केट में प्राइजेस आपके क्या है, शिफ्ट में बेसिकली मैं आपको पहले ही बता देती हूँ ताकि आपको समझने में इजी हो। यहाँ पे जो प्राइस ऑफ अ कमोडिटी है ना वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, बट अदर थिंग्स की वजह से आपके जो क्वांटिटी की डिमांड है वो क्या होगी, इंक्रीज और डिक्रीज होगी। जैसे कि यहाँ पे एक कमोडिटी की प्राइसेस हैं जो कि 10 पे सेट है, लेकिन आप यहाँ पे पहले उसकी डिमांड क्या कर रहे थे, इतनी कर रहे थे, और अब आपने क्या कर दी, सेम प्राइजेस पे आपने उसकी डिमांड को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। पहले आप यहाँ पे 5 क्वान्टिटीज़ लेते थे और अब यहाँ पे आपने क्या कर दिया, 10 क्वान्टिटीज़ लेना शुरू कर दिया, वो भी किसमें, सेम ही प्राइसेस में। बट यहाँ पे क्या होता है, आपकी जो रिलेटेड गुड्स होती हैं उनके प्राइसेस में चेंज आ जाता है, एक्सपेक्टेशन में चेंजेस आ जाते हैं। अब मान लो कि आपको ऐसा लगता है कि भाई फ्यूचर में प्राइसेस कम होने वाले हैं, तो आप अभी डिमांड कम कर देते हो और फ्यूचर में इंक्रीज कर देते हो। तो अदर थिंग्स की वजह से आपके यहाँ पे जो शिफ्ट है, शिफ्ट यहाँ पे देखने को मिलती है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपका डिक्रीज। अब यहाँ पे डिक्रीज में क्या होता है,
डिक्रीज़ में ये आपकी डिमांड कर्व है और आपकी जो न्यू डिमांड कर्व है वो यहाँ पे बन जाएगी। यानी कि पहले आप 10 क्वांटिटीज़ को लेते हैं, फिर आप यहाँ पे क्या करते हैं 5 क्वांटिटीज़ को लेना शुरू कर देते हैं, जो कि आपको क्या दिखाती है, शिफ्ट को दिखाती है। आई होप कि आपको ये दोनों कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आएंगे, जो बहुत ही ज़्यादा ईजी हैं समझने में, बट यही आपकी बुक में इतना मतलब इतना ज़्यादा आपको एग्जैगरेट करके दिया है कि वहाँ पर आपको कन्फ्यूज़न हो जाती है। बट एक चीज़ को ध्यान रखना, मूवमेंट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ प्राइस, कि आपकी प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी जो है उसमें चेंज आ रहा है और उसमें चेंज होने की वजह से आपकी जो डिमांड है वो क्या हो रही है, इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है। और शिफ्ट में क्या होता है, शिफ्ट में आपकी प्राइसेस कांस्टेंट रहते हैं, बट अदर थिंग्स की वजह से आप क्या करते हैं, डिमांड को इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं, उसकी वजह से आपके डिमांड कर्व में क्या आते हैं, शिफ्ट्स आते हैं। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट कंसेप्ट पे मूव करते हैं। ओके, सो आवर नेक्स्ट कंसेप्ट इज क्रॉस प्राइस इफेक्ट। सो इसमें बेसिकली ये होता है कि जब किसी कमोडिटी की प्राइसेस में चेंज आता है तो जो उसकी रिलेटेड गुड्स होती हैं उसकी डिमांड पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि जो रिलेटेड गुड्स हैं, रिलेटेड गुड्स क्या होती हैं। रिलेटेड गुड्स बेसिकली 2 टाइप्स की होती हैं। एक तो होती है आपकी सब्सटीट्यूट गुड्स और दूसरी होती है आपकी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब देखो इन दोनों में क्या फ़र्क होता है। सब्सटीट्यूट गुड्स मतलब वो गुड्स होती हैं जिनको आप एक्सचेंज में यूज़ कर सकते हो, जैसे कि टी एंड कॉफ़ी है। जैसे कि अगर टी के प्राइसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं तो उस सिचुएशन में आप क्या करोगे, आप कॉफ़ी की डिमांड्स को इंक्रीज़ कर दोगे। तो रिलेटेड गुड्स बेसिकली आपको यही बताते हैं कि जब किसी रिलेटेड गुड्स की प्राइस पे इफेक्ट पड़ता है तो उसकी जो सब्सटीट्यूट या फिर जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होता है उसकी डिमांड पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो उसी को ही स्टडी हम करते हैं इसमें। तो ये तो हो गया आपके एग्जाम्पल फॉर सब्सटीट्यूट गुड्स। अब हम देखते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स बेसिकली वो गुड्स होती हैं जो कि जिनका यूज़ हम क्या करते हैं, एक साथ करते हैं। जैसे कि आपका हो गया कार एंड पेट्रोल। तो जब कभी भी कार की प्राइसेस इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होती हैं तो वो होती हैं पेट्रोल की वजह से। तो इन दोनों का यूज़ जब हम एक साथ करते हैं तो ये तो होती है हमारी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, क्योंकि हम इनको सेपरेटली यूज़ नहीं कर सकते। एंड सब्स्टिट्यूट गुड्स होती है जिनका हम यूज़ क्या कर सकते हैं, एक एक्सचेंज में कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं। सो इसके बाद हम सबसे पहले देखते हैं कि जब कभी भी किसी भी कमोडिटी की प्राइसेस में चेंज आते हैं तो उसकी जो डिमांड है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इसको हम डायग्रामेटिकली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मतलब डिमांड फॉर अ कमोडिटी इन रिलेशन टू प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड्स, इसको हम स्टडी करेंगे। तो देखो यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैंने आपको बताया था कि आप क्या ले लो, आप टी एंड कॉफ़ी को ले लो। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि जो आपकी टी है, टी की जो प्राइजेस हैं, टी की प्राइजेस क्या हो जाती है, राइस हो जाती है। तो जब कभी भी किसी भी कमोडिटी की प्राइस राइस हो जाती है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड, तो हम उसकी डिमांड को क्या कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। ये मैं आपको एक्सप्लेनेशन के लिए बता रही हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। तो जो इसकी सब्स्टिट्यूट गुड्स है जो कि क्या थी, कॉफ़ी। तो जब इसकी डिमांड कम हो जाएगी तो जो लोग हैं, लोग क्या करेंगे, लोग कॉफ़ी पे शिफ्ट हो जाएंगे, कॉफ़ी की डिमांड बढ़ा देंगे। क्यों? क्योंकि उनको कॉफ़ी सस्ती लगेगी। अगर मैं आपको एक न्यूमेरिकल वाला एग्जांपल दूँ तो आप देखिए, पहले 10% लोग कॉफ़ी पीते थे और 10% लोग आपका टी पीते थे। अब यहाँ पे क्या हो जाता है, जो टी है ना, टी की प्राइसेस इंक्रीज़ हो जाएगी। तो यहाँ से मान लो जो लोग हैं, लोग क्या कर देंगे, टी का कंजम्पशन कम कर देंगे, क्योंकि जब कभी भी किसी की प्राइसेस इंक्रीज़ होती है तो उसकी डिमांड क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। तो यहाँ पे मान लो कि 5% लोग ही अब ऐसे हैं जो कि टी का कंजम्पशन करते हैं। बाकी की जो 5% लोग हैं वो क्या करेंगे, कॉफ़ी पे शिफ्ट कर लेंगे। इसका मतलब जो कॉफ़ी है वो 15% लोग क्या करते हैं, उसका कंजम्पशन करते हैं। अब तो इसको देखो हम डायग्राम से समझेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सबसे पहले जो टी है, ठीक है, टी के प्राइसेस में चेंज हुआ है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि जो कॉफ़ी है, कॉफ़ी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। ये है कॉफ़ी, ठीक है। पहले लोग क्या करते थे, इतनी % कॉफ़ी का कंजम्पशन करते थे, बट उसके बाद जो कॉफ़ी है ना, कॉफ़ी की प्राइसेस अभी भी वही है। पहले मान लो 10 रुपीज़ की एक कॉफ़ी है, यहाँ पे भी सेम वही था कि ये भी 10 रुपीज़ की थी, ये भी 10 रुपीज़ की थी, बट इसकी जो प्राइजेस हैं, प्राइस इंक्रीज़ होकर मान लो इसके 15 हो गए। 15 इंक्रीज़ होने से 5 लोगों ने क्या कर लिया, इसका कंजम्पशन करना कम कर दिया। अब सिमिलरली यहाँ पे भी 10 रुपीज़ थे, इसके प्राइसेस अभी भी वही है, लेकिन लोगों ने इसका कंजम्पशन क्या कर दिया, इंक्रीज़ कर दिया। तो यहाँ पे अभी भी 10 रुपीज़ की ही है कॉफ़ी, बट लोगों ने इसका जो कंजम्पशन है वो क्या कर दिया, इंक्रीज़ कर दिया। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। जब कभी भी जो आपकी रिलेटेड गुड्स होती है उसकी प्राइजेस में चेंज आता है तो जो उसकी सब्स्टिट्यूट गुड होती है उसकी डिमांड क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है।
अब देखो यहाँ पे क्या होता है, अगर जो आपकी टी है, यानी कि जब कभी भी आपकी जो रिलेटेड गुड है, रिलेटेड गुड की प्राइसेस अगर डिक्रीज़ होती हैं तो उसकी प्राइसेस डिक्रीज़ होने से उसकी जो सब्सटीट्यूट गुड्स है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो देखो सबसे पहले तो यहाँ पे जो टी है, टी 10 रुपीज़ की है, कॉफ़ी है, कॉफ़ी भी 10 रुपीज़ की है। अब यहाँ पे जो टी है, टी के प्राइसेस क्या हो जाएंगे, डिक्रीज़ हो जाएंगे। तो जब कभी भी टी के प्राइसेस डिक्रीज़ हो जाएंगे तो लोग इसका कंजम्पशन बढ़ा देंगे। ठीक है, लोग इसका कंजम्पशन क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, क्योंकि पहले 10 रुपीज़ की थी, अब मान लो अब ये 5 रुपये की हो गई है, तो 5 की अब लोगों ने इसका कंजम्पशन करना क्या कर दिया, बढ़ा दिया। बट कॉफ़ी की प्राइसेस तो अभी भी वही हैं, कॉफ़ी की प्राइसेस में कोई चेंज नहीं आया, बट लोग इसका कंजम्पशन क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली ये मान लो कि यहाँ पे लोगों ने क्या कर दिया, इसका कंजम्पशन कम कर दिया, और जो लोग यहाँ पे थे ना, अब वो क्या करेंगे, यहाँ पे शिफ्ट करेंगे। तो इस सिचुएशन पे यहाँ पे जो आपका ग्राफ है वो आपका इस तरीके का बनेगा, जैसे कि ये आपका कॉफ़ी है, कॉफ़ी पहले इतने लोग कंज्यूम करते थे, बट टी की प्राइसेस कम हो गई तो कॉफ़ी वाले भी टी की तरफ को शिफ्ट हो गए, और ये आपका न्यू डिमांड बन गया। ठीक है, ये आपका डिमांड कर्व है पहले वाली कॉफ़ी का, और ये आपका D1 है, आपकी जो डिमांड डिक्रीज़ हुई है, प्राइसेस डिक्रीज़ होने की वजह से, तो उससे ये वाला कर्व आपका बनेगा। क्लियर है। इसके बाद हम देखते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के साथ क्या, मतलब किस तरीके से आपके जो डिमांड कर्व है वो कैसे चेंज होते हैं। तो देखो सबसे पहले तो कार एंड पेट्रोल का, अब यहाँ पे देखो पेट्रोल के प्राइसेस में चेंज होने से कार के डिमांड पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो एग्जाम्पल के लिए ये है पेट्रोल एग्जाम्पल के लिए पहले हमें कितना मिलता था, 50 रुपीज़ लीटर मिलता था, और जो कार है, कार हमें मान लो कि हमें 10 लाख की मिल रही है। ठीक है, कार जो हमें है वो 10 लाख की मिल रही है। अब यहाँ पे पेट्रोल के प्राइसेस क्या हो जाते हैं, पेट्रोल के प्राइसेस इंक्रीज़ हो जाएंगे, यानी कि 50 से ये क्या हो जाएंगे, 60 रुपीज़ हो जाएंगी। तो लोग पेट्रोल की डिमांड क्या कर देंगे, इसके प्राइसेस इंक्रीज़ हो गए तो लोग इसकी डिमांड क्या कर देंगे, डिक्रीज़ कर देंगे। तो बिना पेट्रोल के तो कार चलेगी ही नहीं ना, तो जब इसकी डिमांड कम कर देंगे ऑटोमेटिकली, तो कार भी क्या कर देंगे, कार की डिमांड भी क्या कर देंगे, कम कर देंगे। तो जब कभी भी प्राइजेस में डिक्रीज़ होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की, तो उसकी जो डिमांड है, उसकी डिमांड भी क्या हो जाती है, उसकी डिमांड इंक्रीज़ हो जाती है। देखो इसको हम ग्राफ में लिखते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे जो कार है, कार का प्राइसेस तो 10 लाख ही है, तो हम यहाँ पे कार का डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, तो ये सबसे पहले हो गया आपका यहाँ पे, ओके, ये आपकी हो गई कार। ठीक है, पहले कार की लोग इतने डिमांड कर रहे थे, बट अब यहाँ पे क्या हुआ है, जो प्राइजेस हैं, प्राइजेस क्या हो गए हैं, इंक्रीज़ हो गए हैं। प्राइजेस इंक्रीज़ होने की वजह से इसकी जो डिमांड है, डिमांड क्या कर जाएगी, प्राइजेस इंक्रीज़ होने की वजह से डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो ये इस तरफ को शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, ये इस तरफ को शिफ्ट होगा, सॉरी। ठीक है, ओके। तो जो आपकी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की अगर प्राइजेस इंक्रीज़ हो जाती हैं तो उनकी डिमांड कम हो जाएगी, ये तो हमने यहाँ पे पढ़ लिया। ठीक है, जब कभी भी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की प्राइसेस क्या होंगी, डिक्रीज होंगी, तो उनकी डिमांड पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो हम देखते हैं। देखो कार एंड पेट्रोल का एग्जांपल लेते हैं। जो पेट्रोल है, पेट्रोल के जो प्राइसेस हैं, पेट्रोल के प्राइसेस यहाँ पे क्या हो गए, डिक्रीज हो गए। पेट्रोल के प्राइसेस डिक्रीज हो गए तो लोग पेट्रोल की डिमांड भी बढ़ाएंगे। अब पेट्रोल से क्या चलती है, गाड़ी, तो लोग क्या करेंगे, कार्स की भी डिमांड बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे पहले जो लोग हैं वो डिमांड कर रहे थे इतने की, कार के प्राइसेस अभी भी 10 लाख रुपीज़ ही हैं, और अब ये डिमांड को क्या कर देंगे, यहाँ से यहाँ इंक्रीज़ कर देंगे, तो ये हमारा बन जाएगा न्यू डिमांड कर्व। ठीक है, आई होप कि आपको यही कंसेप्ट जो रिलेटेड गुड्स का है, जिसको हम बोलते हैं क्रॉस प्राइस इफेक्ट, ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट कंसेप्ट जो है हमारा वो है नॉर्मल गुड्स का। बेसिकली नॉर्मल गुड्स नहीं, पहले हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि जो रिलेशन है, ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड डिमांड। ठीक है, तो जो आपका इनकम एंड डिमांड के बीच में जो रिलेशन है उसको हम स्टडी करेंगे। देखो सिंपली है, आप लोग अगर कुछ अर्न कर रहे हो, आपकी जो इनकम है वो अगर राइज हो जाएगी तो ऑब्वियसली आपकी जो डिमांड है, आप डिमांड भी क्या कर दोगे, बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ कर दोगे। तो जब हम इनकम और प्राइस का इफेक्ट पढ़ते हैं ना, हालांकि ये पॉजिटिव इफेक्ट आपको दिखाता है, बट हर किसी गुड्स के केस में ऐसा नहीं होता। अब देखो आपको जब आप इनके रिलेशन को पढ़ते हो तो आप इनमें दो चीज़ों को देखते हो, एक तो होती है आपकी नॉर्मल गुड्स और दूसरी हो जाती है आपकी गिफिन गुड्स। गिफिन बोल लो या फिर आप इनको इन्फीरियर गुड्स बोल लो। ठीक है, अब देखो
तो नॉर्मल गुड्स के केस में क्या होता है? नॉर्मल गुड्स के केस में सिंपली पॉजिटिव रिलेशनशिप होती है बिटवीन इनकम एंड डिमांड। जब कभी भी आप लोगों की इनकम इंक्रीज हो जाएगी तो आप क्या करोगे, आपकी जो नॉर्मल गुड्स होती हैं, आप नॉर्मल गुड्स की डिमांड भी क्या कर देते हो, इंक्रीज कर देते हो। तो ये आपको क्या बताता है, पॉजिटिव रिलेशनशिप बताती है। बट अगर आप बात करोगे गिफिन गुड्स की, गिफिन गुड्स बेसिकली एक तरीके की घटिया गुड्स होती है, चीप क्वालिटी प्रोडक्ट्स होते हैं जिनकी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा गंदी होती है। तो ऑब्वियसली जब कभी भी आपकी जो इनकम है, आपकी इनकम जब कभी भी बढ़ेगी, आप कभी भी चीप गुड्स का कंजम्पशन कभी भी नहीं करोगे। तो इस सिचुएशन में आप इनकी डिमांड क्या कर देते हो, कम कर देते हो। तो इस केस में यहाँ पे इनकम के साथ रिलेशन क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाते हैं। सिमिलरली जब यहाँ पे आपकी इनकम रिड्यूस होती है तो आप अपनी डिमांड यहाँ पे क्या कर देते हो, कम कर देते हो। और यहाँ पे जब आपकी इनकम कम होती है तो आप चीप क्वालिटी की जो डिमांड होती है या चीप क्वालिटी के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, आप उनकी डिमांड को क्या कर देते हो, बढ़ा देते हो। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट कंसेप्ट है दैट इज इम्पैक्ट ऑफ टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑन डिमांड फॉर अ कमोडिटी। मतलब कि जब कभी भी, मतलब आपकी जो डिमांड है, डिमांड पे क्या असर पड़ेगा, आपके टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस का। जैसे कि इसको हम ऐसे 3 पार्ट्स में पढ़ते हैं। एक तो होती है इंडिविजुअल्स लाइक्स एंड डिसलाइक्स, कि भाई किसी इंसान को क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं है, उसके अकॉर्डिंग उसके डिमांड जो है वो आपकी अराइज होती है। और दूसरी हो जाती है फैशन, और तीसरा आपका हो जाता है क्लाइमेट चेंज। ओके, अब तीनों को हम अंडरस्टैंड करते हैं। देखो, सबसे पहले हम देखते हैं लाइक्स एंड डिसलाइक्स। अगर किसी को कोई भी चीज़ पसंद होती है तो उसकी डिमांड को हमेशा वो क्या करता है, ज़्यादा करता है। ठीक है, अब आप इसको समझने के लिए आप देख सकते हो कि जैसे कुछ लोग होते हैं जिनको अल्कोहल जैसी चीज़ें कंजम्पशन करने का बहुत ज़्यादा क्रेज़ होता है। तो उनका प्राइजेस कितना भी इंक्रीज़ हो जाए लेकिन वो फिर भी क्या करते हैं, फिर भी इनकी डिमांड करते ही करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे जो बेसिकली क्या होता है, ये किसी भी इंडिविजुअल की इनकम पे नहीं बल्कि उसकी लाइक्स एंड डिसलाइक्स पे उसकी डिमांड जो है वो डिपेंड करती है। दूसरा हो जाता है आपका फैशन। जब कभी भी जो फैशन जब कभी भी हमारी इकोनॉमी में अराइज होता है तो हम लोग उस सिचुएशन में क्या करते हैं, हम उन्हीं चीज़ों को खरीदना ज़्यादा पसंद करते हैं जो कि उस टाइम पे इकोनॉमी में या फिर फैशन में, या फिर आप ये मान लो कि ट्रेंड में चल रही होती हैं। ठीक है, तो उसी चीज़ को हम ज़्यादा कंजम्पशन उस चीज़ का करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। उसके बाद होता है थर्ड, क्लाइमेट चेंज। जब कभी भी आप विंटर से समर में जा रहे हो या समर से विंटर में जा रहे हो, तो अगर आप समर से विंटर में जा रहे हो तो सिचुएशन में आप समर्स की गुड्स की डिमांड क्या कर दोगे, डिक्रीज कर दोगे, और विंटर की गुड्स की डिमांड को आप क्या कर दोगे, इंक्रीज कर दोगे। सिमिलरली आप जब विंटर से समर में जा रहे हो तो आप समर्स की गुड्स की डिमांड बढ़ा दोगे, चाहे वो कपड़ों की हो। और जब आप और जो आपके वुलन कपड़े होते हैं उनकी डिमांड आप क्या कर दोगे, डिक्रीज कर दोगे। तो ये 3 चीज़ें हैं जो आपकी टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस पे आपकी जो डिमांड होती है उसको दिखाते हैं। आई होप कि आपको ये जो डिमांड चैप्टर है ये पूरा समझ में आया होगा। और अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।